जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। ये प्रश्न निश्चित तौर पर बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा पूछी जाने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए चर्चा करते हैं मनोविज्ञान के कुछ लघु उत्तरीय 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान में 18 2 अंक स्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इस 18 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, किन्हीं 10 प्रश्नों का। तो आइए उसी प्रश्न पर चर्चा करते हैं। और कुल मिलाकर हमने 46 क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बनाया है। 3 वीडियो के माध्यम से पूरे 46 प्रश्नों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए पहला वीडियो मनोविज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न का। और पहला प्रश्न है, अनुरूपता क्या है? अनुरूपता क्या है या अनुरूपता से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा अनुरूपता वैसी स्थिति है, अनुरूपता वैसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार के जैसा बना लेता है या बनाने का प्रयास करता है। वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार के जैसा बना लेता है या बनाने का प्रयास करता है, अनुरूपता कहलाता है। जैसे उदाहरण है कि आप सबके घर के, हमारे घर के छोटे बच्चे वही काम करता है, उसी तरीके से काम को करता है जिस तरीके से अपने घर में बड़ों को करते हुए देखता है। दूसरा प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संचार तथा अंतरावैयक्तिक संचार में क्या अंतर है? अंतर्वैयक्तिक संचार तथा अंतरावैयक्तिक संचार में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है, जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है तो उसे ही अंतरावैयक्तिक संचार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात करे, अपनी समस्याओं का खुद चिंतन मनन करे, इसे हम अंतरावैयक्तिक संचार कहेंगे। इसके विपरीत जब 2 व्यक्ति कुशलता के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करें, मतलब जब 2 व्यक्ति बड़ी कुशलता के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, इसको हम अंतर्वैयक्तिक संचार के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, योग के 8 अंग कौन कौन है अथवा अष्टांग योग क्या है? योग के 8 अंग कौन कौन है अथवा अष्टांग योग क्या है? आपका उत्तर होगा, योग एक दार्शनिक विचार है। योग एक दार्शनिक विचार है जिसके प्रतिपादक, जिसके जनक पतंजलि ऋषि हैं या महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि ऋषि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में योग के 8 अंग, योग के 8 मार्ग बताए हैं। योग के 8 मार्ग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। समाधि, तो ये 8 जो अंग है योग के, इसी को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं संस्कृति में संबंध स्थापित करें। बुद्धि एवं संस्कृति में संबंध स्थापित करें। आपका उत्तर होगा, साधारण बोलचाल की भाषा में बुद्धि और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे से मिला जुला है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है।
विद्वानों के अनुसार बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है, पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। वहीं संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्भ है, एक ऐसा सामाजिक वातावरण है जिसमें व्यक्ति निवास करता है, अपने रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास, अभिवृत्ति तथा लोगों के साथ समायोजन की योग्यता प्रदान करता है। तो इसे हम कहते हैं संस्कृति। अगला प्रश्न है, सामवेगिक बुद्धि क्या है, या सामवेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, सामवेगिक बुद्धि से हमारा तात्पर्य उस बुद्धि से है जिसमें कोई व्यक्ति सूचनाओं का, संदेशों का बड़ी कुशलता के साथ आदान प्रदान करता है। मतलब जब कोई व्यक्ति सूचनाओं का बड़ी कुशलता के साथ आदान प्रदान करता है तो उसे हम सामवेगिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। और सामवेगिक बुद्धि का विचार शैलोवी और मेयर ने दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि के प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं? बुद्धि के प्रमुख प्रकार कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, बुद्धि के प्रमुख 3 प्रकार हैं। पहला, प्रत्यक्ष बुद्धि। बुद्धि के प्रमुख 3 प्रकार है। नंबर 1 है प्रत्यक्ष बुद्धि, दूसरा है अप्रत्यक्ष बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। प्रत्यक्ष बुद्धि की बात करें तो प्रत्यक्ष बुद्धि वह बुद्धि है जिसमें कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर उसे समझता है और फिर उसके अनुसार काम करना प्रारंभ करता है। किसी वस्तु को देखकर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे हम प्रत्यक्ष बुद्धि कहते हैं। जैसे एक बच्चा खिलौना को देखता है, उसे खेलता है, तोड़ लेता है, पुनः उसको बनाने का प्रयास करता है, यह प्रत्यक्ष बुद्धि का उदाहरण है। दूसरा, अप्रत्यक्ष बुद्धि। अप्रत्यक्ष बुद्धि उस बुद्धि को कहते हैं जिसे पुस्तकों को पढ़कर, प्रतीक चिन्ह को देखकर, पुस्तकों को पढ़कर या प्रतीक चिन्ह को देखकर जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसे हम अप्रत्यक्ष बुद्धि के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत तीसरा जो है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि उस बुद्धि को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति समाज के नियमों को, सामाजिक मानदंडों को मानता है, पालन करता है। तो सामाजिक नियमों को, सामाजिक मानदंडों को जिस बुद्धि के द्वारा कोई व्यक्ति स्वीकार करता है उसे हम सामाजिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे, शाब्दिक बुद्धि का मतलब होता है शब्दों के द्वारा बुद्धि का मापना। शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी बच्चे के बुद्धि की माप करना शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जैसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षार्थी से प्रश्न पूछकर, उससे पुस्तक को पढ़वाकर या उससे बुलवाकर जब उसकी बुद्धि की, उसकी योग्यता की जांच कर ले तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। वहीं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण मतलब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बुद्धि परीक्षण की वह विधि है, वह तकनीक है जिसमें भाषा के जगह पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब भाषा के स्थान पर क्रिया करा करके, काम करा कर, गतिविधि में शामिल करा करके जब किसी व्यक्ति की या जब किसी बच्चे की बुद्धि की जांच करा लिया जाए तो उसको हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मनोग्रस्ती एवं मनोबाध्यता में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न है, मनोग्रस्ती एवं मनोबाध्यता में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, जब कोई विचार व्यक्ति के मन में, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध बार बार आता है, जब कोई विचार व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध बार बार आता है
तो उसे हम मनोग्रस्ति के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है, जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो उसे हम मनोबाध्यता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका कि सकारात्मक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, या सकारात्मक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। लेकिन स्वास्थ्य जिस अंग्रेजी में हेल्थ कहते हैं, कहावत भी है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य जिसे जीवन का आधार माना गया है। साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का रोग न होना, व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार की बीमारी न होना, व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का रोग न होना, व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का बीमारी या विकार न होना सकारात्मक स्वास्थ्य कहलाता है। सकारात्मक स्वास्थ्य की पहचान है व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, उसे थकान नहीं होती है, बिना थके एक निश्चित घंटा तक काम कर लेता है। अगला व्यक्तित्व क्या है, या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व क्या है या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा व्यक्तित्व जिसे अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। व्यक्तित्व जिसे अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पेर्सोना से हुआ है। व्यक्तित्व जिसे अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पेर्सोना से हुआ है, और पेर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या चेहरा। मतलब वह चेहरा, वह मुखौटा जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या विद्युत आक्षेपी चिकित्सा मानसिक विकारों के लिए उपयुक्त है। प्रश्न है, क्या विद्युत आक्षेपी चिकित्सा मानसिक विकारों के लिए उपयोगी है। आपका उत्तर होगा हां, विद्युत आक्षेपी चिकित्सा मानसिक विकारों के लिए उपयोगी है, क्योंकि विद्युत आक्षेपी चिकित्सा से रोगी के रोग में सुधार आता है। विद्युत आक्षेपी चिकित्सा की विशेषता है, इससे रोगी को रोग के लक्षण से मुक्ति मिलती है। दूसरी, रोगी जो होता है अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है। तीसरा, रोगी आत्मनिर्भर बन जाता है और वह पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को कर लेता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह की क्या विशेषता है, या प्राथमिक समूह की विशेषता को लिखें। प्राथमिक समूह की विशेषता को लिखिए। आपका उत्तर होगा, प्राथमिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, प्राथमिक समूह से जुड़ना मनुष्य के लिए अनिवार्य माना जाता है। दूसरा, प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच अंतःक्रियात्मक संबंध होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच अंतःक्रियात्मक सदस्य होता है। तीसरा, प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, सांवेगिक संबंध होता है। चौथा, परिवार और जाति प्राथमिक समूह के क्या है, उदाहरण। अगला प्रश्न है, असामान्य व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारणों का वर्णन करें। असामान्य व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारणों का वर्णन करें। आप लिखेंगे, असामान्य व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक है। नंबर 1, मातृवंचन। नंबर 2, किशोरावस्था के लिए अपर्याप्त तैयारी। तीसरा, अति संरक्षण। मातृवंचन क्या है? तो मातृवंचन से मतलब हुआ कि जब किसी बच्चा को बचपन में उसके माता का जितना प्यार मिलना चाहिए, मां से जितना दुलार मिलना चाहिए, मां से जितना स्नेह मिलना चाहिए, यदि वह स्नेह उसे नहीं मिलती है तो इस कारण भी वह असामान्य हो जाता है। दूसरा, किशोरावस्था के लिए पर्याप्त तैयारी, अपर्याप्त तैयारी।
आप जानते हैं किशोरावस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था है। किशोरावस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था है, झंझावात की अवस्था है। किशोरावस्था संवेग की अवस्था है, जहां अनेक नए नए प्रकार के विचार, नए नए प्रकार के संवेग, नई नई प्रकार की भावनाएं व्यक्ति के मन में उठती रहती हैं। यदि उसके मन में उठने वाली भावनाओं को दबा दिया जाए तो यहां भी व्यक्ति असामान्यता का शिकार हो जाते हैं। तीसरा, असली संरक्षण। एक बच्चा को अपने माता पिता से जितना संरक्षण मिलना चाहिए उतना संरक्षण जायज है, लेकिन यदि आवश्यकता से ज्यादा संरक्षण दे दिया जाए तो वह बच्चा जीवन में कभी भी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी नहीं होगा और वह क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल, मतलब असामान्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति परीक्षण। अभिवृत्ति परीक्षण की उपयोगिता का वर्णन करें। प्रश्न को दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता है कि मनोवृत्ति परीक्षण की उपयोगिता को लिखें। अभिवृत्ति और मनोवृत्ति में अंतर नहीं है। अभिवृत्ति परीक्षण या मनोवृत्ति परीक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो अभिवृत्ति परीक्षण जिसका प्रतिपादन बीए पारिख ने किया था और अभिवृत्ति परीक्षण के लिए इन्होंने एनसीसी के परीक्षण को आधार मानकर प्रश्न तैयार किया था। इसमें इन्होंने 52 एकांश होते हैं, 22 मिनट का समय दिया जाता है और इसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने व्यवहार का ही मापन कर सकता है। अभिवृत्ति परीक्षण की उपयोगिता यह है या महत्व यह है, किसी व्यक्ति को अपने गुण, दोष, अच्छाई और बुराई के बारे में जानकारी मिल जाती है। व्यक्ति की क्या योग्यता है, व्यक्ति का क्या गुण है, इन सारे चीजों की जानकारी व्यक्ति को बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों पर चर्चा करें। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों पर चर्चा करें। आपका उत्तर होगा शेल्डन ने शरीर के बनावट के आधार पर व्यक्ति को 3 वर्गों में बांटा। नंबर 1 एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक जिसे हम गोलाकार भी कहते हैं। एंडोमॉर्फिक व्यक्ति की विशेषता होती है वह बहुत मोटा होता है, मजबूत होता है, पेट पर चर्बी ज्यादा होता है जिसे तोन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा मेहनत करने पर थक जाते हैं, हांफने लगते हैं। सुंदर भोषण, स्नेह के ये लोग शौकीन होते हैं। दूसरा है मेसोमॉर्फिक, मतलब लंबाकार। ऐसे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है, सुसंगठित होता है, यह स्वभाव से साहसी और क्रियाशील होता है। जहां भी रहेगा ऐसा व्यक्ति, मतलब मेसोमॉर्फिक, वहां अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास करेगा। तीसरा है एक्टोमॉर्फिक, मतलब दुबला पतला। ऐसे व्यक्ति का शरीर लंबा होता है, दुबला पतला होता है, शरीर में मांस का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं लेकिन कुशाग्र बुद्धि को होते हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों पर चर्चा करें। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों पर चर्चा करें। आपका उत्तर होगा शरीर के बनावट के आधार पर क्रेस्मर नामक मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति को 4 वर्गों में बांटा। नंबर 1 स्थूलकाय, 2 में कृशकाय, 3 में पुष्टकाय, 4 में विशालकाय। स्थूलकाय मतलब ऐसे व्यक्ति का शरीर मोटा और गोलाकार होता है। यह व्यक्ति शांत और खुश मिजाज होते हैं। क्रेस्मर ने इस व्यक्ति को साइक्लोइड कहा है। दूसरा है कृशकाय। कृशकाय उस व्यक्ति को कहा जाता है जो दुबला पतला और लंबा होता है। इसकी मांसपेशियां पूरी पूरी विकसित नहीं होती है। ये लोग शांत होते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी जिम्मेवारी से दूर रहते हैं। क्रेस्मर ने इसे सीजोइड कहा है। पुष्टकाय इस तरह का व्यक्ति न तो बहुत ज्यादा लंबा होता है, न बहुत ज्यादा छोटा होता है, शरीर विकसित और सुडौल होती है। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है।
पृष्ठकाय, तीसरा विशालकाय। ऊपर का तीनों गुण स्पष्ट न दिखे लेकिन तीनों गुण का लक्षण, ऊपर की जो तीनों गुण हैं जैसे स्थूलकाय, कृशकाय और पुष्टकाय, तीनों गुणों का मिला जुला रूप विशालकाय कहलाता है। इस तरह से आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। पुनः कल के वीडियो में साइकोलॉजी को के और आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।